अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करेंगे। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ इफ़ेक्टिव डिमांड। इफ़ेक्टिव डिमांड, जिसको उर्दू में मौसर तलब कहा जाता है। इफ़ेक्टिव डिमांड एग्रीगेट डिमांड पर एक ऐसा पॉइंट या डिमांड का एक ऐसा लेवल जहां पर एग्रीगेट डिमांड प्राइस इक्वलाइज हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस के, या सिंपली इसको ये कह लें कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई, मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में बराबर हो जाती हैं, वहाँ पर हमारे पास जो तलब का लेवल आता है दैट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिव डिमांड या मौसर तलब। अब अकॉर्डिंग टू द केन्स जो इफ़ेक्टिव डिमांड है, किसी भी वक्त इकोनॉमी के अंदर जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार की सतह, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये डिटर्मन करती है। अगर किसी भी वक्त इकोनॉमी के अंदर इफ़ेक्टिव डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगर इफ़ेक्टिव डिमांड ज़्यादा होगी तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी। अगर इफ़ेक्टिव डिमांड कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। यानी अगर इकोनॉमी के अंदर इफ़ेक्टिव डिमांड कम होती है तो देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यानी अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी मुश्त के अंदर क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इफ़ेक्टिव डिमांड। अब इफ़ेक्टिव डिमांड है क्या? इफ़ेक्टिव डिमांड है टोटल स्पेंडिंग्स ऑन total output produced at equilibrium level of income और output और economy, level of economy। ऐसा पॉइंट जहाँ पर इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम हासिल है, तवाज़ुन हासिल है, वहाँ पर जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है इक्विलिब्रियम लेवल पर, उस आउटपुट को ख़रीदने में जो पैसे स्पेंड हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिव डिमांड। यानी इफ़ेक्टिव डिमांड इज़ अ पॉइंट जिसको सामने रखते हुए, इफ़ेक्टिव डिमांड को सामने रखते हुए इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिन किया जाता है। यानी अगर ED स्टैंड्स फॉर इफ़ेक्टिव डिमांड तो इफ़ेक्टिव डिमांड आपके पास बराबर होगी वैल्यू ऑफ आउटपुट। इकोनॉमी के अंदर जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है ये डिटर्मिन करता है वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि कितने लोग जो हैं वो इस वक्त इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे हैं, और ये लोग आपको नेशनल इनकम देते हैं। अब नेशनल इनकम क्या है? दैट इज़ इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर्स कि इकोनॉमी के अंदर अखराजात कितने हो रहे हैं। और आपको पता है कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स ऑन कंजम्पशन, सर्फ यानी सर्फी अखराजात, और उसके बाद जिसके साथ दूसरे एक्सपेंडिचर्स होते हैं दीज आर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, सरमायाकारी के अखराजात। यानी सिंपली ये कह लें y इज़ इक्वल टू C+I। अब इकोनॉमी के अंदर इफ़ेक्टिव डिमांड कितनी होगी इस चीज़ को डिटर्मिन करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। और जब आपकी एक एक्सपेक्टेड इफेक्टिव डिमांड एंटरप्रेन्योर्स को पता चल जाती है तो इसकी बुनियाद पर वो इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सेट करते हैं। सो केन्स ये कहता है कि कभी भी जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, दैट कैन नेवर बी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी जो आपके पास वाई स्टैरिक जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है वो YF नहीं होता, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ एक्सीडेंशियल, नॉर्मल कंडीशन है ये। जब इकोनॉमी के अंदर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं ये कम हो जाते हैं, यानी यहाँ पर अब देखिए इक्विलिब्रियम लेवल पर एग्रीगेट डिमांड बराबर होगी एग्रीगेट सप्लाई के।
यानी जितने डिमांड थी उसके मुताबिक प्रोड्यूस कर दिया गया, लेकिन बिकॉज इक्विलिब्रियम इज़ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मौजूद है। अब हमने शुरू में एक बात की थी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। देखिए, अगर यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाता, बिकॉज इफ़ेक्टिव डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। यानी अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस रिकॉर्डिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट दे आर प्रोड्यूसिंग विच दे आर प्रोड्यूसिंग, तो वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, और ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन अब इफ़ दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन, इक्विलिब्रियम इज़ द नॉर्मल कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद होती है। अब यहाँ पर अब जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड है ही नहीं, ठीक है, जितनी डिमांड थी उतनी चीज़ें प्रोड्यूस कर दी गई, तो इस कंडीशन में जो प्राइवेट सेक्टर है, दिस सेक्टर विल नॉट स्पेंड, ये सेक्टर जो है वो स्पेंड नहीं करेगा। अब यहाँ पर देयर इज़ द नीड ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, अब यहाँ पर हकूमत के अखराजात की ज़रूरत है, और हकूमत यहाँ पर जो अखराजात करेगी दैट इज़ जी इज़ इक्वल टू जी नॉट। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के दो फंक्शन होते हैं, जी नॉट प्लस जी वाई, तो ये यानी इंड्यूस्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स नहीं होंगे, सिर्फ जी इज़ इक्वल टू जी नॉट। खुद इख्तियार जो एक्सपेंडिचर्स है गवर्नमेंट के वो इसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जो लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड थे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना हुकूमत का यहाँ पर मकसद था। लेकिन यही वजह है कि यहाँ पर जी इज़ इक्वल टू जी नॉट होगा। तो यहाँ हमें दो बातें पता चल गई कि इफ़ेक्टिव डिमांड जो है वो एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिन करती है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है इज़ द कॉज इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इफ़ेक्टिव डिमांड। अब हमने एक बात की कि इफ़ेक्टिव डिमांड वहाँ पर डिटर्मिन होती है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस आपस में इक्वलाइज हो जाती है। अब ये एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस हैं क्या? So aggregate demand price, that is expected revenues और proceeds, वसूलियाँ जिसको कहा जाता है। अब एग्रीगेट डिमांड प्राइस वो अमाउंट है, वो रकम है जो एक फर्म एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अगर वो एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और उस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी उस आउटपुट को प्रोड्यूस करके जब वो मार्केट में सेल करती है, तो सेल करने से उसको वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो उसने माइंड में सेट किया हुआ है वो प्रॉफिट जो है दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड प्राइस। यानी द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट of money which is expected from the sale of output produced when a certain amount of employment is given। ठीक है, जब इकोनॉमी के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी जाती है तो उस एम्प्लॉयमेंट ने जाहिर सी बात है कोई ना कोई आउटपुट तो प्रोड्यूस करनी है। जब वो कोई आउटपुट प्रोड्यूस करती है तो उस आउटपुट को मार्केट में सेल करने से जो प्रॉफिट हासिल होगा, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि हमें हासिल होगा, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड प्राइस। यही वजह है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं ये बेस करते हैं फ्यूचर डिमांड पे।
ठीक है, जब भी कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फर्म इंस्टॉल की जाती है, कोई प्लांट इंस्टॉल किया जाता है, तो उसके माइंड में करंट या प्रेजेंट डिमांड नहीं होती, क्योंकि प्रेजेंट डिमांड तो सीजनल भी हो सकती है आपके पास, वैसे जो है वो बिकॉज ऑफ स्नॉबिश इफ़ेक्ट भी हो सकती है। तो इसलिए फर्म्स जब भी इन्वेस्ट करती हैं, उनके सामने उनका जो वो जो डिमांड जिसको वो टारगेट कर रहे होते हैं, दैट इज़ फ्यूचर डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज़ द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू या एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स, ऐसी वसूलियाँ जो फर्म्स एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, दीज आर कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड प्राइस। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, अब फर्म ने लेबर के साथ जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लाइक लैंड, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, रेस्ट ऑफ फैक्टर्स जो हैं उनको इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि जस्ट लेबर ही आपको आउटपुट दे दे। तो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट फर्म को कॉस्ट पे करना पड़ती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो फर्म को पे करना पड़ती है जब वो किसी अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंजेक्ट करती है अपने प्लांट के ऊपर। इसके अंदर इस फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट भी शामिल होता है। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फोर्थ फैक्टर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है दैट इज़ जो ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड है दैट इज़ प्रॉफिट। तो फर्म जब एग्रीगेट सप्लाई प्राइस को सामने रखती है, तो वहाँ पर फर्म अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द नॉर्मल प्रॉफिट उसको शामिल करके, ठीक है, फिर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करती है कि उसने आउटपुट देनी है या नहीं देनी। अब सिंपल सी बात है कि एज फॉर एज एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इज़ लेसर देन एग्रीगेट डिमांड प्राइस, यानी ये उसकी वसूलियाँ आ गई, रेसिप्ट्स आ गई, और ये आ गई उसकी अदायगियाँ, पेमेंट्स। अब जब तक पेमेंट्स कम रहेंगी, एग्रीगेट डिमांड प्राइस ज़्यादा होगी, तब तक इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, रोज़गार की जो सतह है, वो ज़्यादा रहेगी और जनरेट होती रहेगी। सो यहाँ से हमें पता चला हायर विल बी द एग्रीगेट डिमांड प्राइस, हायर विल बी द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितनी ही प्रोड्यूसर्स या एंटरप्रेन्योर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं रिगार्डिंग प्रॉफिट और रेवेन्यूज़, वो जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो जहाँ पर जिस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इक्वलाइज हो जाती है एग्रीगेट डिमांड प्राइस के, तो ये आपके पास आ जाती है इफ़ेक्टिव डिमांड पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं कि किस तरह से इफ़ेक्टिव जो डिमांड है उसका पॉइंट हमें हासिल होता है। सो इफ़ेक्टिव डिमांड को ड्रॉ करने के लिए हम वाई एक्सिस पर रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स लेंगे, रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स यानी अदायगियाँ और वसूलियाँ, और यहाँ पर हम रोज़गार की सतह लेंगे, एम्प्लॉयमेंट। दिस इज़ योर एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड दिस इज़ योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड प्राइस कर्व। दिस इज़ पॉइंट ए, यहाँ पर ये दोनों इक्वलाइज हैं, तो ये आपके पास आ गई इफेक्टिव डिमांड, और इस इफेक्टिव डिमांड पर इकोनॉमी के अंदर जो लेवल आ गया ये है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहली बात कि ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है दैट इज़ नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि इकोनॉमी ने अभी इस Y1 पॉइंट पर प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पर आप देखें फर्म की जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस B पॉइंट पर, एट B पॉइंट फर्म्स एक्सपेक्टेशंस एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट
एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। अब जब प्रॉफिट्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो फर्म क्या करेगी, वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगी। जब वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट के जनरेट होने से जो Y1 है इट मूव्स टूवर्ड्स Y स्टैटिक, यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से अगर फर्म जो है वो Y2 पॉइंट पर है तो यहाँ देखें फर्म C पॉइंट पर, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड प्राइस। अब यहाँ पर कॉस्ट इज ग्रेटर एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज और एक्सपेक्टेड प्रोसीड्स आर लोअर। इट मीन्स कि यहाँ पर फर्म्स अब इन्वेस्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि फर्म्स की जो है उनको पता है कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग द रेवेन्यू ग्रेटर, सो इस वजह से उनको प्रॉफिट्स नहीं होंगे और इस कंडीशन में प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। हमने पहले कहा y इज इक्वल टू C+I दैट बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर। अब इस कंडीशन में इफ फर्म इज एट Y2, यानी अगर हम कह लें कि Y2 इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो अब फर्म ने जो इकोनॉमी है उसने इस पॉइंट पर आना है टू रिड्यूस दिस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसको उसने ख़त्म करना है। तो यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर अब प्राइवेट सेक्टर तो इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने यहाँ तक प्रोड्यूस करना था क्योंकि इफ़ेक्टिव डिमांड इतनी थी। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए केन्स सजेस्ट करता है G0, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तब वो जाकर अपनी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से ये कर्व फर्दर आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये इंटरसेक्शन जो पहले A पॉइंट पे है वो C पॉइंट पर आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट जो है I जो है, इन्वेस्टमेंट के दो इम्पैक्ट्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। इन्वेस्टमेंट के दो एस्पेक्ट होते हैं कि अगर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो सबसे पहले इकोनॉमी में क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो ऑब्वियसली इनकम जो है वो जनरेट होगी और इकोनॉमी Y1 से Y2 लेवल पर चली जाएगी। दूसरा, जब इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा K। अब K क्या है, स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल, सरमाए का स्टॉक इकोनॉमी के अंदर। अब स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या है, किसी भी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कि इकोनॉमी इतना प्रोड्यूस कर सकती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी है। तो जब इन्वेस्टमेंट होगी डेल्टा K पॉजिटिव चेंज आएगा स्टॉक ऑफ कैपिटल में, तो उससे होगा क्या कि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के अंदर वी आर जस्ट कंसिडरिंग इनकम जनरेशन के इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो है वो जनरेट होती है। सेकेंडली, अगर हम अपने जो एम्प्लॉयमेंट है इसको लेवल ऑफ आउटपुट के साथ अगर हम रिलेट करना चाहें तो उसके लिए वी कंस्ट्रक्ट द केन्जियंस क्रॉस। इसके लिए हमें 2 क्वाड्रेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। 0 ओरिजिन, यहाँ पर आपके पास आ गया एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये आपके पास आ गया लेवल ऑफ आउटपुट, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एंड एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। ये आपके पास इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट आ गया A, इसको नीचे ले आए। ये आपके पास आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गया, यहाँ पर हम इसको आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को आपस में रिलेट करेंगे। अब आउटपुट और जो एम्प्लॉयमेंट है इसको रिलेट करने के लिए हमें चाहिए प्रोडक्शन फंक्शन, दैट y इज़ अ फंक्शन ऑफ n, n मीन्स लेबर, y इज़ अ फंक्शन ऑफ l। आप यहाँ पर l भी लिख सकते हैं, y इज़ अ फंक्शन ऑफ l। अच्छा जी, इसको नीचे लेकर आएँ, इट मीन्स ये आपके पास लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास जनरल इक्विलिब्रियम आ गया।
अब फ़र्ज़ करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सॉरी, जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो वाई स्टैटिक की बजाय Y1 है। तो यहाँ क्या होगा? अब इस कंडीशन पर दीज आर द पॉइंट्स। ये आपके पास है एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पर वही पॉइंट जो है वो अप्लाई होगा जो हमने लास्ट डायग्राम में किया था, कि यहाँ पर अब डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है इफेक्टिव डिमांड की, क्योंकि यहाँ पर आके इफेक्टिव डिमांड एंड हो गई, इसके आगे जो डिमांड है वो नहीं है। अब यहाँ पर इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर पहुँचने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को G0 के बराबर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाएगी तो इस स्पेंडिंग्स को बढ़ाने से एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट होगा तो आपके पास लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा L2, और ये आपको Y स्टैटिक से Y1 तक आउटपुट देगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो क्लियर कर दूँ, दैट Keynes posed that aggregate supply curve, this one, is given, ठीक है, और ये गिवन है, ये चेंज नहीं होता। आप एग्रीगेट सप्लाई कर्व को यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज केन्स ये कहता है वी आर लिविंग इन द शॉर्ट रन। जब हम शॉर्ट रन में रहते हैं तो हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, ये कांस्टेंट हैं, ये शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं होते। लाइक मशीन्स, कैपिटल या फर्म या प्लांट जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो जो है वो नहीं चेंज हो सकता, इसलिए दैट इज़ शॉर्ट रन। सो दैट्स वाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ गिवन। और दूसरा जो यहाँ पर एक इफेक्टिव डिमांड की डेफिशिएंसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी, दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ रिजॉल्व्ड बाय द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। और 1930s के डिप्रेशन से निकलने के लिए केन्स ने कहा कि दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करे और जो इफेक्टिव डिमांड की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है उसको फुलफ़िल करे, ताकि इकोनॉमी जो है वो उस 1930s के डिप्रेशन से निकल आए। और लेटर ऑन जब केन्स की इस थ्योरी को प्रैक्टिस किया गया तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो सारी दुनिया ने जो है वो उसको एक्नॉलेज किया, उनके रिज़ल्ट को। G0 ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट होगी, ये याद रखिएगा। इसमें आपके पास इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कि यहाँ पर सिर्फ आप इन्वेस्ट करें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए। यहाँ पर इकोनॉमी में आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए या प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स नहीं कर रहे। So that is the conclusion of this effective demand analysis कि केन्स ने कहा कि इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उसको इफ़ेक्टिव डिमांड डिटर्मन करती है। अगर इफ़ेक्टिव डिमांड ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा होगा, अगर इफ़ेक्टिव डिमांड कम होगी तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। और जब इफ़ेक्टिव डिमांड कम होती है तो इकोनॉमी के अंदर जो एक इफ़ेक्टिव डिमांड का जो गैप है, डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, जो आप की इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। और इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए द ओनली सोल्यूशन इज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और गवर्नमेंट जो है वो G0 जो है ऑटोनमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करे ताकि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाए। दैट इज़ द रीज़न केन्स ऑलवेज सपोर्ट बजट डेफिसिट। केन्स जो हैं वो हमेशा बजट डेफिसिट को सपोर्ट करते हैं, जबकि जो क्लासिकल्स थे वो बजट बैलेंस्ड को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो डेफिसिट जो है केन्स ये कहता है बजट डेफिसिट होना चाहिए, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग्स करनी चाहिए हर हाल में, ताकि इकोनॉमी के अंदर जो है वो जो डिप्रेशन के या जो रिसेशन के हालात हैं वो ख़त्म हो जाएं। थैंक यू सो मच।